तो इनपुट आउटपुट में हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे किस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेबल के बारे में। तो सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेबल के बारे में आप लोग जो पढ़ रहे थे उसके बारे में कोई मुझे बताएगा व्हाट इज सीरियलाइजेशन एंड व्हाट इज सीरियलाइजेबल एंड व्हाट इज डीसीरियलाइजेशन? कोई बताइए, एनीवन? हाँ जी सर, डाटा को नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करने के लिए सर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सर बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। उसके रिवर्स प्रोसेस को अपन डीसीरियलाइजेबल बोलते हैं। अच्छा, डाटा को नेटवर्क पे ट्रेवल कराने के लिए हमें उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ता है और इस कंसेप्ट को हम सीरियलाइजेशन बोलते हैं, उसके रिवर्स प्रोसेस को डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं, राइट? तो ये कैसे होता है, इसको क्या कैसे अचीव करा जाता है? सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइजेशन को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए? भाई देखिए, कोई भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो सीरियलाइज नहीं होता है, नेटवर्क पे ट्रेवल नहीं होता है। इसके लिए हमें अपनी क्लास को सीरियलाइजेबल नाम का इंटरफेस होता है, उसे इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है। तो अगर हम अपनी क्लास में सीरियलाइजेबल नाम के इंटरफेस से इम्प्लीमेंट कराएंगे तो तभी हमारे क्लास का जो डेटा है नेटवर्क पे ट्रेवल हो पाएगा, तभी हमारे ऑब्जेक्ट का सीरियलाइजेशन हो पाएगा। यानी कि सीरियलाइजेशन के लिए मैंडेटरी कंडीशन हो गया सीरियलाइजेबल, और सीरियलाइजेबल इज जस्ट अ मार्कर इंटरफेस। अगर हमारी क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तभी हमारे क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो नेटवर्क पे ट्रेवल हो पाएगा और उसका डेटा परसिस्ट रहेगा। मतलब फ्रंट एंड से जब हम उसे भेजेंगे तो वो एज इट इज वहां पे जाएगा, सोर्स से वहां पे जाएगा और डेस्टिनेशन पे वो डेटा फर्दर हमें एज इट इज मिल जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होगी वो मेंटेन रहेगी। जो ऑब्जेक्ट की स्टेट सोर्स पे रहेगी वही डेस्टिनेशन पे भी रहेगी। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारी क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है ना, और उसके अंदर बहुत सारा डेटा है तो परसिस्ट होगा ही होगा। हम चाहते हैं उसका कुछ डेटा परसिस्ट हो कुछ ना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर हमारी क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और हम चाहते हैं कि हमारी क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी करे और हमारा डेटा परसिस्ट ना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? हाँ, वेरिएबल को ट्रांजिएंट करने पड़ेंगे। ट्रांजिएंट, यस, हम अपने वेरिएबल को ट्रांजिएंट बना देंगे। तो जिस डेटा को हम ट्रांजिएंट बनाएंगे ना वो, यानी कि ट्रांजिएंट इज जस्ट लाइक कि भाई एक वेरिएबल है जिसके पास परसिस्ट होने की कैपेबिलिटी तो है, बट वो परसिस्ट नहीं होगा ड्यूरिंग द सीरियलाइजेशन प्रोसेस, है ना? ड्यूरिंग द सीरियलाइजेशन, एक मिनट जरा रोकिएगा भैया। यस सर। ठीक है। तो हमारी ये क्लास है एम्प्लॉय, इसमें हमने सीरियलाइजेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट करा दिया। तो अब हमारी क्लास के जो भी वेरिएबल्स हैं वो परसिस्ट होंगे। जब एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाएंगे तो उसका डेटा नेटवर्क पे परसिस्ट होगा। मतलब जो हम डेटा यहाँ से भेजेंगे वही डेटा सोर्स से जो डेटा भेजेंगे डेस्टिनेशन पे वही डेटा हमें मिलेगा, है ना? तो ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई डेटा ट्रांजिएंट भी ना हो और वो सीरियलाइजेशन में हिस्सा ना ले तो उसको हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक जो डेटा होता है वो परसिस्ट नहीं होता है। स्टैटिक भी डेटा जो होता है वो परसिस्ट नहीं होता है, वो सीरियलाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है। ठीक है। तो अगर आप कोई स्टैटिक डेटा बना रखे हो तो वो परसिस्ट मतलब सीरियलाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, राइट? एक मिनट जरा रुको यार। हाँ जी, यस सर। ठीक है। यस सर, आ रही है। तो ये हमने क्लास बनाई थी एम्प्लॉय क्लास, और उसके अंदर ये इम्प्लीमेंट कर लिया था सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। जिसको परसिस्ट नहीं करना था उसे ट्रांजिएंट बना दिया था, और जो स्टैटिक इसलिए बनाया था कि आपको दिखाने के लिए कि उसका डेटा परसिस्ट नहीं होता है। बाकी स्ट्रिंग का जो डेटा है वो बाय डिफॉल्ट परसिस्ट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जब आप लेते हो तो स्ट्रिंग क्लास तो ऑलरेडी सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है ना, तो इसका डेटा परसिस्ट होगा ही होगा।
तो बाकी ये हमारा क्लास है, और इसको स्ट्रीम में बदलने के लिए हमारे पास क्लास होती है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब सीरियलाइज करने के लिए। तो मान लीजिए कि हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इसका डेटा मुझे कहीं पे भी नेटवर्क पे लेके जाना है, तो और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में लेके जाना है, तो नेटवर्क पे ले जाने के लिए तो भैया हमें नेटवर्किंग आना चाहिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग आना चाहिए। तो देखिए इसीलिए इस टॉपिक का जो नाम है वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, क्योंकि इनपुट आउटपुट का जो एक्चुअल यूज है वो अभी तो कम है, और वो आगे जो है इसके बाद का जो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग, उसमें ज्यादा है, क्योंकि इनपुट आउटपुट का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो सॉकेट प्रोग्रामिंग में ही है। तो सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करके हम दो मशीन को एक दूसरे से कनेक्ट करके यहाँ से डेटा, सोर्स डेटा डेस्टिनेशन पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, सिंपली एक फाइल में डेटा राइट करा दिया है। तो अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, और फाइल का ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाल दिया। राइट ऑब्जेक्ट मेथड होता है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट उठा के पूरा डाल दिया और फ्लश कर दिया। फ्लश मेथड क्या करता है, इस डेटा को उठा के जिस डेस्टिनेशन पे हम देते हैं यानी कि इस फाइल में ले जाके स्टोर कर देगा। ठीक, अभी तो हम इस फाइल में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इसका सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो बताइए इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, या कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बताइए, कोई क्वेश्चन है? सर परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की स्टेट को मैनेज करना, जो डेटा यहाँ सोर्स पे वही डेटा डेस्टिनेशन पे मिल जाए, ये परसिस्टेंस का मतलब है। आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? यस सर। सबको? यस सर। अभी आ रहा है आवाज? अब सही आ रहा है? यस सर, अब आ रहा है। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है स्टेट को मैनेज करना, स्टेट को मेंटेन करना। जो डेटा सोर्स पे है वही डेटा डेस्टिनेशन पे है, ये होता है परसिस्टेंसी का मतलब, परसिस्टेंसी की मीनिंग। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये डेटा परसिस्ट तो रहना चाहते हो, आप चाहते हो आपके पास आपके अकाउंट में आज 2 लाख रुपया है, और कल जब आप अकाउंट ओपन करो तो उसमें से 2 लाख रुपया गायब हो जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? हैं, क्या चाहोगे? हैं? चाहिए सर। तो बस रहना चाहिए। रहना चाहिए, वही तो है। तो परसिस्टेंसी तो होनी चाहिए ना ऑब्जेक्ट की, वो तो रिक्वायरमेंट है ना। आप परसिस्ट करना चाहते हो या उड़ाना चाहते हो, पैसा जमा करके रखना चाहते हो कि उड़ाना चाहते हो? उड़ाना चाहते हो तो उड़ा दो, अब कुछ बचे बचे तो गरीबों में दान दे दो, है ना? तो, तो वही बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर परसिस्टेंसी का मतलब सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हमने अपने घर में एक फैन टांग दिया, और अगर 40 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद आए और वो फैन एज इट इज टंगा रहे, तो इसको हम बोलेंगे परसिस्टेंट, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल बोल सकते हो, और जो स्टेटस का है वो मेंटेन रहे, बस यही मतलब होता है। तो सीरियलाइजेशन परसिस्टेंसी को ही मेंटेन करने के लिए करा जाता है। जो डेटा अभी हम यहाँ से भेज रहे हैं, अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि भाई हम मान लो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का, तो अकाउंट से पैसा जिसके सोर्स से, मतलब जिसके अकाउंट से पैसा जा रहा है उसके अकाउंट से माइनस हो जाए, और जिसके अकाउंट में प्लस होना है उसके अकाउंट में प्लस हो जाए, सिंपल सा मतलब है। ऐसा ना हो कि जी कुछ और दिक्कत हो जाए, समझ रहे हो ना? तो ये हो गया सीरियलाइजेशन। और फिर अगर हमें डीसीरियलाइज करके उसे रीड करना है, तो एक अनदर एप्लीकेशन था जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का ही मेथड है, इनपुट स्ट्रीम का मेथड है रीड ऑब्जेक्ट। तो रीड करके वो डेटा फिर से दे लेगा। तो ये रीड वाला जो कोड होगा वो सर्वर चलाएगा, मतलब किसी दूसरे एंड पे चलेगा, और एक जो है किसी अनदर एंड पे चलेगा, ऐसा है। तो बस इस प्रोग्राम को तो मैंने चला के आपको दिखाई दिया था। इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जो डेटा यहाँ से डाला जा रहा है, सेंड करा जा रहा है, सीरियलाइज करा जा रहा है, वही डेटा डीसीरियलाइज होके फर्दर रीड हो जा रहा है। तो जावा सी माई क्लाइंट डॉट जावा, ये हो गया क्लाइंट का प्रोग्राम रन। तो इसने फाइल बना के फाइल में डेटा राइट कर दिया abcd2 डॉट जावा का। जावा सी माई सर्वर, यहाँ मैंने सर्वर का लेने का मतलब हो गया कि एक क्लाइंट और एक सर्वर का इस तरह से प्रोग्राम बनाया भी जा सकता है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो आप। तो देखो प्रवीण डेटा है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि स्ट्रिंग है,
एज है क्योंकि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल था। ए का जो डेटा परसिस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो ट्रांजिएंट था। बी स्टैटिक था। ईएमपी करके जो लिखा ये भी स्टैटिक था, लेकिन स्टैटिक क्योंकि वो डायरेक्ट इनिशियलाइज था तो पहली बार मेमोरी में लोड हुआ तब भी था, और जब रन किया गया तब जब रीलोड हुआ मतलब दोबारा रन किया गया तो उसी मेमोरी में वो पड़ा था, इसलिए वहां से डेटा मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक जो है परसिस्टेंट होता है। स्टैटिक का जो है परसिस्टेंसी से कोई लेना देना नहीं, सिरिलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा गया कि भाई क्या स्टैटिक चीजें सिरिलाइज्ड होती हैं, तो नहीं। सिरिलाइजेशन का जो कंसेप्ट ही है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट सिरिलाइजेशन एंड डीसिरिलाइजेशन, राइट। ऑब्जेक्ट का ही सिरिलाइजेशन होता है और ऑब्जेक्ट का ही डीसिरिलाइजेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारा तो अपने आप हो जा रहा है ना, हमें तो बस अपना कोड वोड लिखना है, काम हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने बाइट स्ट्रीम पढ़ लिया। बाइट स्ट्रीम में हमने ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, फाइल, बफर्ड, बाइट एरे, सीक्वेंस और प्रिंट स्ट्रीम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की कहानी भी समझा दिया। इस तरह से हमने बहुत सारे बाइट स्ट्रीम वाली क्लासेस पढ़ लिया। स्ट्रीम क्लासेस मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज हैं, एक बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम और एक कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम, राइट। तो बाइट स्ट्रीम आपने पढ़ ली, अब इसके बाद हम कैरेक्टर स्ट्रीम की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर स्ट्रीम पढ़ने से पहले या पढ़ ही लेते हैं, चलिए ठीक है। कैरेक्टर स्ट्रीम के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए बाइट स्ट्रीम जो होता है उसका ही कोड को सपोर्ट करता है, 8 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट करता है। और जो कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम है जितने भी हैं, कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम में जो सबसे रूट क्लास है उसका नाम है इनपुट स्ट्रीम, नहीं इनपुट रीडर और आउटपुट राइटर। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर और आउटपुट स्ट्रीम राइटर करके हमारे पास क्लासेस हैं। वो क्लासेस जो है इन कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस का जो रूट क्लास है ये कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा रीड राइट कराते हैं, और इससे पहले क्या था वो बाइट्स के फॉर्म में डेटा रीड राइट कराते थे, है ना। तो ये कहानी थी, और बस यही है कि ये स्काई कोड को फॉलो करता था बाइट स्ट्रीम, और कैरेक्टर स्ट्रीम जो यूनिकोड को फॉलो करता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगेन रीड राइट होगा बट 16 बिट का बफर मेमोरी बनेगा, जैसे बाइट स्ट्रीम में 8 बिट का बफर मेमोरी में बनता था, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल आप सबसे पहले जावा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम पढ़ा था ना, फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है फाइल हैंडलिंग के लिए था, जो कि बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस को यूज करता था। बिल्कुल डिट्टो उसी तरह से हमारे पास क्या नाम है, रीडर और राइटर के अंदर जो रूट क्लास है उसका नाम है फाइल रीडर एंड फाइल राइटर, ठीक है। तो देखिए डायग्राम पहले मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप जावा के आईओ क्लासेस की हायरार्की देखोगे तो हायरार्की में आपको दिखेगा कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। मेनली बहुत सारे इमेजेस आपको मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे। जैसे ये इमेज देखिए और ये देखिए, यहाँ पे ये कौन सा इमेज है, ये हमारा है ये बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम वाली क्लासेस हैं। कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम वाली क्लासेस मैं आपको दिखाता हूँ। कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम वाली क्लासेस इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम आईओ क्लासेस हायरार्की कैर स्ट्रीम, ठीक है। तो कैरेक्टर स्ट्रीम में जो हमारी क्लासेस होती हैं कौन कौन सी होती हैं, ये देखिए कैर स्ट्रीम वाली जो क्लासेस हैं ये बाइट स्ट्रीम और ये कैरेक्टर स्ट्रीम। तो कैरेक्टर स्ट्रीम में रूट क्लास है रीडर और राइटर। रीडर राइटर को यूज करने वाली बहुत सारी क्लासेस हैं, यहाँ बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे फाइल रीडर फाइल राइटर, ठीक है। सीधे मैं आईओ क्लासेस हायरार्की आईओ क्लासेस इन जावा डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखा देता हूँ। आईओ क्लासेस इन जावा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो MENTATION, ठीक है। आईओ क्लासेस डॉक्यूमेंटेशन ही दिखा देता हूँ मैं डायरेक्ट आपको कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। इमेजेस में ना जाके आप ऑल में चले जाइए और यहाँ पे देखिए ये आईओ क्लासेस का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास कौन सी क्लास थी जी, फाइल रीडर। चलिए फाइल फिल्टर है ये, तो फाइल रीडर मैं ओपन करता हूँ, या मैं डायरेक्ट आपको आईओ पैकेज पहले, यहाँ आईओ पैकेज ये कौन सा चीज ओपन हो गया भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये देखिए फाइल राइटर है। तो फाइल राइटर से
हम इसके रूट क्लास में चले जाएंगे जिसका नाम है आउटपुट स्ट्रीम राइटर। तो हमारे पास क्या क्या क्लासेस हैं, एक है राइटर और एक है रीडर। ये देखिए, ये राइटर क्लास है, ये राइटर क्लास है, ये राइटर क्लास है, और राइटर क्लास के अंदर आने वाली जो इम्प्लीमेंटेड इंटरफेसेस हैं वो ये हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस ये हैं। ठीक है, तो राइटर को एक्सटेंड करने वाली क्लास, इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस, इंटरफेसेस ये हैं, और इसकी जो मेन इम्प्लीमेंटेड क्लास है स्पेशली जो हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग के लिए, उसका नाम है फाइल राइटर। ऐसे रीडर के अंदर फाइल रीडर, फाइल राइटर, फाइल रीडर, समझ रहे हो आप? ये अगेन वो फाइल हैंडलिंग करता है जो हमने पहले भी पढ़ा था, फाइल हैंडलिंग का ही काम करता है। बट कहानी यही होती है कि इसका जो बफर होता है मेमोरी में वो 16 बिट का होता है, और ये कैरेक्टर के फॉर्म में करता है डेटा रीड राइट। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप अगर कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, यूनिकोड का सपोर्ट वहाँ चाहिए, आपके पास अगर इंग्लिश कैरेक्टर नहीं है, इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जैसे चाइनीज है, जर्मन है, कोई अदर कैरेक्टर्स हैं, तो भाई आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइल हैंडलिंग के लिए आपको फाइल राइटर का, फाइल रीडर का सहारा लेना पड़ेगा रेदर देन फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो जो फाइल राइटर क्लास है ये डेटा को राइट करता है, फाइल का नाम दे दिया हमने, और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ले लिया। अब ये क्या करेगा? मेमोरी में पहले चेक करेगा कि इस नाम से फाइल है या नहीं, नहीं है तो बना देगा, और ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मेथड होता है टू कैर एरे। टू कैर एरे क्या करेगा? इसको कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट करके हमें दे देगा, कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ तक का लूप चलाएंगे, है ना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, लेंथ तक का लूप चला, और उसके बाद यहाँ पे मेथड होता है राइट। ठीक है, बस। तो ये कैरेक्टर टाइप का एरे हमें, जैसे वहां पे क्या होता था, वहां पे फाइल हैंडलिंग में जब हम पहले फाइल पढ़ते थे तो वहां फाइल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बनाते थे डेटा राइट करने के लिए, और स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करते थे गेट बाइट मेथड के थ्रू। अब स्ट्रिंग का ही मेथड होता है टू कैर एरे, इसे कैरेक्टर टाइप का एरे मिल जाता है, एरे के लेंथ तक का लूप चलाया और डेटा एक ही करके दे दिया। चाहो तो एक साथ भी दे दो, बट इंटरनली वो एक ही करके ही राइट करेगा। बस डेटा राइट हो गया। तो बताइए राइट वाला कोड समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से फाइल पे डेटा राइट करने के लिए राइटर का सहारा लिया गया, ऐसे ही फाइल से डेटा निकालने के लिए फाइल रीडर होता है। तो फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो चेंजेस किस बात के हुए? तो जहां पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम था वहां फाइल राइटर हो गया, और जहां फाइल इनपुट स्ट्रीम था वहां फाइल रीडर हो गया। तो बल्कि यहाँ पे नाम तो और स्पष्ट हो गया, रीडर का मतलब रीड करना, राइटर का मतलब राइट करना। वहां आउटपुट स्ट्रीम नाम था जो कि राइट करने के लिए था, और इनपुट स्ट्रीम था रीड करने के लिए। तो उसकी फाइल क्लास का भी नाम वही था। तो देखो फाइल रीडर से हमने क्या करा? फाइल का नाम दे दिया कि इस जगह से फाइल उठाना है, रीड करा हमने, इंड ऑफ फाइल तक डेटा रीड करा, कैरेक्टर में टाइप कास्ट करके प्रिंट कर लिया। सेम प्रोग्राम है, सेम कहानी है बस। तो फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल रीडर, फाइल राइटर, बस सीएमडी चलाइए। ये देखिए जावा सी फाइल, जावा सी माई फाइल, माई फाइल रीडर, नहीं, माई फाइल राइटर डॉट जावा। और उसके बाद इसको रन करने के लिए बस मैं एक बार रन करूंगा तो ये डेटा रीड भी कर देगा और राइट भी कर देगा। रीड नहीं हुआ भाई, रीडर के लिए तो दूसरी क्लास बनाई है क्या मैंने? अच्छा, उसका क्लास फाइल अलग बना है, फाइल एक ही है, जावा फाइल अलग है। तो रीडर हम, फाइल एक है, जावा क्लासेस अलग अलग हैं। तो माई फाइल रीडर को मैंने चला दिया यहाँ से। देखिए ये देखिए वो सेम डेटा जो है जो हमारे उस फाइल में था रीड करके ले आया, इंडिया इज अ गुड कंट्री। ये फाइल में डेटा आया था, उसी को रीड कर लिया। तो ये हो गया हमारा फाइल हैंडलिंग यूजिंग फाइल रीडर क्लास एंड फाइल राइटर क्लास। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल रीडर और फाइल राइटर में क्या अंतर है बताइए? मेनली क्या अंतर है? कब यूज करोगे आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम? कब फाइल रीडर और फाइल राइटर? कोई बताए? बताएंगे भाई, कोई बताएगा? इसका यूज करना है।
क्या कह रहे हो रंजीत? रंजीत कुछ कह रहे हो, बताओ। सर बोल रहे थे कैरेक्टर के लिए सर इसका यूज करेंगे, फाइल राइटर और फाइल रीडर का। कैरेक्टर के लिए मतलब ये बोलो कि सर जब डेटा हमें कैर बाय कैर रीड राइट करानी है तो फाइल रीडर राइटर यूज करेंगे, और बाइट बाय बाइट कराना है तो फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम यूज करेंगे, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं ज्यादा तेज करना तो क्या होगा? परफॉर्मेंस से देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है मेमोरी में 16 बिट का बफर बनाएगा और यूनिकोड को फॉलो करेगा, है ना। अगर आपके पास अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग भाषाओं के कैरेक्टर्स हैं तो बाइट फाइल आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम फेल है, उसके लिए फाइल रीडर और फाइल राइटर ही चलेगा, क्योंकि फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम इंग्लिश कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगे, स्काई कोड को फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये किसी भी टाइप के कैरेक्टर, आप किसी फाइल से डेटा रीड कर रहे हो, उस फाइल में किसी भी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, रसियन, चाइनीज, जर्मन, कुछ भी लिखा है, आप उसको अगर रीड करना चाहते हो तो भाई आपको फाइल रीडर और फाइल राइटर का सहारा लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये चीज है, क्योंकि यूनिकोड को फॉलो कर रहा है। और तो सर हमेशा फाइल रीडर ही क्यों नहीं यूज करे सर, क्योंकि तो हर चीज में वैलिड होगा और अच्छा भी होगा। तो करो, बस इसके लिए मेमोरी वेस्टेज हो जाएगा। अगर हम इंग्लिश ही करना चाहते हैं, इंग्लिश ही कैरेक्टर करना चाहते हैं, तो उस केस में हम जो है 16 बिट मेमोरी वेस्टेज नहीं कर देंगे, 8 बिट का साइज बढ़ नहीं जाएगा, 8 बिट से ही काम हो जाएगा अदरवाइज, समझ रहे हो। ये तो वो भी सोच रहे थे कि ऐसा कर देते, तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई देखो कई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं डेस्कटॉप बेस्ड होते हैं जिनको जिनको अपने नेशन में ही यूज करना है। वैसे इंग्लिश तो सब जगह बोली जाती है, सब जगह यूज करी जाती है, बट कई ऐसी जगह, कई ऐसी कंट्रीज जैसे चाइना है या जर्मन है, वो लोग अपना प्रेफरेंस करते हैं अपनी कंट्री का, अपनी भाषा। लेकिन अगर अगर सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर है जिसको हमें उसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लोन में ही चलाना है तो इसको ज़्यादातर यूज करेंगे, तो मेमोरी वेस्टेज को रोक देता है थोड़ा, यही चीज़ है। और बाइट की जगह पे ये बाइट्स की जगह पे ये कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा रीड राइट कर रहा है, ये चीज़ है। लेकिन सर अगर जहाँ इंग्लिश के अलावा कुछ भी हो वहाँ तो हमेशा यही यूज करना पड़ेगा ना, फाइल रीडर। तो वो तो मैंने बताया आपको बात, तो मैंने आपको वही बात बताई। हाँ, तो 16 बाइट तो हमेशा यूज करना ही पड़ेगा 8 बाइट के फिर जगह। वही बात आप बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे केवल इंग्लिश ही यूज करना होगा तो वहां पे हम उतना बाइट मेमोरी क्यों वेस्टेज करें। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मेरी बात समझ में आई? वही बोल रहे हैं सर। हाँ तो बस, और तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। बाकी जहाँ यूज होगा वहां यूज होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर लग रहा है तो आप यूज करें बिल्कुल। क्या हो गया भाई, कॉल कैसे कट गया? पता नहीं। तो ये चीज है भाई। तो सर फोर वाइल का यूज कैसे किया यहाँ पे थोड़ा समझाओ ना। क्या फोर वाइल का यूज समझाओ ना। वाइल का क्या? थोड़ा बता दीजिएगा सर फोर और वाइल का यूज आपने पूरी आयो तो खत्म कर ली, ठीक है। आपने पूरी आयो खत्म कर दी, आयो का प्रोग्राम बनाया आपने, इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम बनाया या नहीं बनाया? सही से बताना है, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, मेरे को इस वाले क्वेश्चन में मत जाना फॉर वाइल, मैं तो बताऊंगा ही, ये तो ईमानदारी से बताओ। आपने इनपुट आउटपुट खत्म होने को है क्या फाइल में डेटा इंसर्ट करने का और फाइल से डेटा रीड करने का प्रोग्राम बनाया अभी तक? यस सर, स्टार्ट में बनाया था। नहीं, स्टार्ट में क्यों बनाया, बाकी इतनी सारी क्लासेस हैं, स्टार्ट से थोड़ी ना काम चलेगा भाई। जैसे मान लो कि हम खाना शुरू करते हैं, एक रोटी खा के छोड़ दें तो हमारा पेट फिर नहीं भर जाएगा। हम जितना रोटी चाहिए आदमी को उतना तो खाएगा ना भाई। जैसे जरूरत थी हमें
5 रोटी की तो 5 खाएंगे, 4 खाएंगे चलो ठीक है, एक कम खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक ही खाएंगे तो भाई भूखे ही रह जाएंगे ना हम। तो सिंपल सा मतलब है, आपको जितने भी प्रोग्राम बनवाए गए थे, जैसे हमने फाइल हैंडलिंग में फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम का प्रैक्टिस करा, फिर बफर्ड का करा, बाइट एरे का करा, डेटा का करा, ठीक है, डेटा इनपुट और आउटपुट, बफर्ड रीडर, बफर्ड राइटर, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, इधर ऑब्जेक्ट रीडर, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। तो इन सबको प्रैक्टिस करते हैं आप ना, तो पता है क्या हो जाता, ये ही फॉर लूप, यही वाइल लूप जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं, ये हर जगह यूज होते हैं, ये हर जगह मतलब यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए इसमें दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करा। तो भाई मैं तो बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। एक आईओ के प्रोग्राम को बना लिया, एक प्रोग्राम समझ लिया, तो सारे प्रोग्राम उसी तरह से हैं। अब मैंने ये प्रोग्राम आपको बना बनाया दिखा दिया, क्यों? क्योंकि ये इस प्रोग्राम में नया कुछ भी नहीं था, उसी तरह से था। अगर आपको पहली प्रोग्राम अगर याद था, उसी तरह से ही प्रोग्राम था, एकदम सेम, ठीक है। तो वही सेम प्रोग्राम था। वैसे मैं फॉर और वाइल का यूज बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस खूब करिए। पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस से ही होता है। ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे, प्रोग्राम बनाओगे, तभी याद रहेगा। तो आज कहानी सुना, कल भूल गया, ठीक है। अब मैंने तो दिखा दिया आपको इसलिए क्योंकि मैंने तो कई बार इसको बनाया। तो देखिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मेथड होता है टू कैर एरे। तो हमें इसे पूरे एरे मिल गया है ना, कैरेक्टर टाइप का एरे मिल गया। तो अगर हम फॉर लूप थोड़ी देर के लिए ना चलाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर लूप को हम हटा दें तब भी हमारे लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमारे पास फाइल राइटर जो क्लास है, फाइल राइटर का एक मेथड है, इसका नाम है राइट। और राइट में हम अपना स्ट्रिंग उठा के दे दें, नहीं कैरेक्टर टाइप का एरे ही पूरा उठा के डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर, मतलब पहले आई को उठाएगा, फिर एन को उठाएगा, फिर डी को उठाएगा, फिर आई को उठाएगा, फिर ए को उठाएगा, एक एक कैरेक्टर उठा के फाइल में रखता चला जाएगा। जैसे बाइट आउटपुट स्ट्रीम के केस में एक एक बाइट उठा के वो लेके जाता था कन्वर्जन करके, या कैरेक्टर उठा उठा के लेके जाएगा, फाइल में रखेगा, ठीक है। तो अब लेकिन उसी चीज को अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो लूप लगा के समझ लो। हमने कहा कि भैया एक एरे है, एरे में कुछ डेटा है। अब डेटा कितना बड़ा है, ये स्ट्रिंग जो भी है साइज उसी के बराबर हमारे पास डेटा है। तो इस एरे, अगर हमारे पास कोई डेटा किसी एरे में आ चुकी है तो हम जीरो इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे, जीरो इंडेक्सिंग से शुरू करेंगे और जीरो से चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जितनी बड़ी हमारी लेंथ है। तो एरे का एक डेटा मेंबर होता है जिसका नाम होता है लेंथ। एरे अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हमने बताया प्रॉक्सी क्लास का डेटा मेंबर है लेंथ। तो अगर इस स्ट्रिंग की साइज होगी 20 तो ये लेंथ हो जाएगा 20, है ना। और उसके बाद क्या करेगा, ये एक एक का इंक्रीमेंट करेगा, है ना। अब हमने एक फॉर लूप चलाया, राइट मेथड चलाया, राइट में लिख दिया सी एच ऑफ आई। सी एच ऑफ आई का मतलब हो गया, पहले वो जीरो इंडेक्स से डेटा उठाएगा, इसमें डाल देगा, इंक्रीज हो गया, लूप आगे बढ़ गया। अब इस आई की वैल्यू हो गई 1, फिर 1 पोजीशन से डेटा उठाएगा, फिर यहाँ पे राइट कर देगा, फिर ये इस तरह से ये 2 पोजीशन 3 पोजीशन, ये पूरे पोजीशन का एक एक करके डेटा उठाएगा, राइट करेगा। परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बट इस तरह से ये काम करता है ना। तो यही सेम कहानी तो ऐसे वहाँ पे भी किया था हमने, लूप तो वही था, कुछ नया चीज़ तो था नहीं। रही बात वाइल लूप की, ठीक है, वाइल लूप की, तो वाइल लूप के केस में क्या करता है, रीड मेथड जो होता है, रीड मेथड एक कैरेक्टर को रीड करके दे देगा। उसको हमने आई में होल्ड कर लिया और चेक कर लिया क्या वो -1 तो नहीं ना है। मतलब हम एक एक कैरेक्टर को रीड करते जा रहे हैं, आई में होल्ड करते जा रहे हैं और उसको चेक करते जा रहे हैं कि वो -1 तो नहीं ना है। -1 का मतलब होता है इंड ऑफ फाइल, तो इंड ऑफ फाइल तो नहीं ना है। अगर नहीं है तो एक काम करो, उसको टाइप कास्ट करो और प्रिंट करते चले जाओ, ठीक है। तो इसको हम चाहते तो रीड मेथड को इस तरह से कर सकते थे, इसको 2 लाइन में तोड़ सकते थे। हम लिख देते वाइल लूप में हम ऐसे कर देते, ट्रू लिख देते, ट्रू लिख देते और उसके बाद यहाँ पे लिख देते भाई fr डॉट रीड, और रीड मेथड से हमें एक मिल जाता एक इंटीजर वैल्यू। अब इस इंटीजर वैल्यू को हम INTI, अब इसको चेक कर लेते कि इफ i इज नॉट इक्वल टू या इक्वल टू 0, समझ रहे हो। अगर सॉरी -1,
तो जैसे i इक्वल टू -1 मिले, लूप को ब्रेक कर दो, इस तरह से लिख सकते थे। और उसी चीज को ये हम पहले भी कर रहे थे, उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया गया है कि सीधे वो -1 तक चेक करेगा, -1 जैसे मिलेगा ब्रेक कर देगा, वो खत्म कहानी कर देगा। माने ये कंडीशन व्हाइल लूप कब ब्रेक होगा, जब उसको फॉल्स मिलेगा। व्हाइल लूप में तो पहली बार चला, रीड में ट्रू मिला, एंड ऑफ फाइल नहीं मिली, फिर मिलेगा सारा डेटा आता रहेगा, कैरेक्टर में स्टोर होता रहेगा। तो इस तरह से व्हाइल लूप कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका नहीं आ रहा है, कॉपी करो कोड, इक्लिप्स में डालो, कोड को डिबग करो लाइन बाय लाइन, कहाँ जा रहा है, कंट्रोल कहाँ गया, कैसे कैसे गया, डिबग करने आता है। रंजीत एंड क्या नाम था, रंजीत एंड गौरव, जी सर। डिबग करने आता है ना, उसमें डिबग करके देख लीजिए। अभी कुछ क्लियर हुआ? प्रोग्राम बनाइए यार, आप लोग प्रोग्राम बनाइए। हाँ सर, एंड ऑफ फाइल मतलब लास्ट कैरेक्टर। यस, एंड ऑफ फाइल का मतलब -1, ये लॉजिक। अब देखो, इस क्वेश्चन से बस मुझे कोई दुख नहीं है, बस इस क्वेश्चन से मुझे इसी बात का दुख है कि पूरी आयो खत्म हो गया, प्रैक्टिस नहीं करा, बस इसी बात का वो है, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन तो आने चाहिए और मेरे हर क्लास में आने चाहिए। ये रीड मेथड जो है ना, उसमें लिखा हुआ है कोड, ये देखिए रीड मेथड को मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा फाइल रीडर है ना, फाइल राइटर है, राइटर का तो राइट मेथड है, और ऑल क्लासेस यहाँ से ओपन कर देता हूँ मैं, यहाँ से, अरे यार सीधे ऐसे ही ओपन कर दो ना, फाइल रीडर इन जावा डॉक, ठीक है। तो फाइल रीडर का रीड मेथड जो है उसमें ये कोड लिखा हुआ है। मेथड कौन सी क्लास, फाइल रीडर, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर, फाइल रीडर, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर एक ही बात है। फाइल इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे देखो मेथड है रीड, रीड मेथड कहीं पे भी देख लो, एक ही बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट बाइट ऑफ, ये तो बाइट वाला है बेसिकली, द नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा और -1 इफ द एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड, ठीक है। तो लिखा है कि जैसे उसे -1 मिलेगा तो एंड ऑफ फाइल मान लिया जाएगा, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइल को -1 से डिनोट करा गया है, ये इन्होंने ऐसा मतलब दे रखा था कोड, इसीलिए हमने -1 तक चेक करा, नहीं तो हम कैसे पता लगाएंगे, फिर हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा कि भाई वो एंड ऑफ फाइल क्या है, ठीक है। बात समझ में आई गौरव? यस यस सर, यस सर। हाँ, प्रैक्टिस करते रहो भाई, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये फाइल रीडर फाइल राइटर की कहानी हो गई है ना, जिसमें हमने क्या देखा कि ये हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में, रोहित आपको भी समझ में आया, बात समझ में आया? यस सर। तो अगर हमारे पास फाइल ही मतलब राइट इंग्लिश में ही करना है तो करो, और आपकी इच्छा है अगर हर जगह ही से यूज करना है तो हर जगह भी यूज कर सकते हो, बट वही चीज है अगर नहीं इंग्लिश। हम ये मेरा ये था सर कि अगर इंग्लिश में नहीं है, अगर उसको हमको 8 बाइट में कन्वर्ट करना होगा तो उसका कोई वे तो नहीं होगा, वो तो 16 बाइट ही वो करना है। हाँ, वो मेमोरी में बफर बनता है ना, वो तो इसके ऑब्जेक्ट से मेमोरी में बफर बनता है, तो वो तो होगा। लेकिन बाइट स्ट्रीम को कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए एक होता है तरीका, इनपुट स्ट्रीम रीडर करके एक होता है, वो बाइट स्ट्रीम को कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है ना। आप क्या करो, लिखो कैरेक्टर को बाइट में करना है ना हमको, तो कैरेक्टर को बाइट में नहीं, कैरेक्टर को बाइट में नहीं, उसका कोई तरीका नहीं है, वो हम बफर वगैरह चेंज नहीं करेंगे, पहले से डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पहला प्रोग्राम क्या पढ़ा था जब आईओ स्टार्ट करा था, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और अभी हमने क्या पढ़ा, फाइल रीडर और फाइल राइटर। तो ये आईओ का प्रोग्राम आप लोगों के पास होगा, मैंने कोर जावा 1 नाम का फोल्डर जो है यहीं पे इन्होंने प्रीतम ने यहीं पे शेयर किया था, ठीक है, कोर जावा 1 वाला फोल्डर। तो ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा, यहीं से इसी में प्रोग्राम पड़ा हुआ है ऊपर, देखा था आप लोगों ने, मिल गया सबको या नहीं मिला? अरे यार ये
कॉल ही कट जा रहा है। क्या हो तो रहा है सर ये? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आ गए हो आप लोग तो मैं बता ही देता हूँ, पता नहीं कैसे कॉल कट जा रहा है अपने आप। तो इसमें जो है प्रीतम ने प्रोग्राम दे रखा है, इसी में कोर जावा 1 नाम का एक जिप फाइल दे रखा है, उसमें सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं। तो अगली जो क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने पढ़ी थी बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। वो क्यों पढ़ा था? वो बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम इसलिए पढ़ा था क्योंकि फाइल से डेटा रीड राइट कराने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। उसी टाइम को मतलब कम करने के लिए हमने इसका यूज करा था, मतलब जिसका नाम था बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम। ये बाइट टाइप के एरे में डेटा रीड राइट करा देता है, तो थोड़ा मतलब कम से कम टाइम में हमारा काम हो जाता है। उसी तरह से सिमिलरली कैरेक्टर स्ट्रीम में हमारे पास होता है कैर एरे रीडर और कैर एरे राइटर। समझ रहे हो क्या क्लास होती है? कैर एरे रीडर और कैर एरे राइटर, ये कैरेक्टर टाइप के एरे में। तो ये हमारा कैर एरे राइटर है और ये हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का हमारे पास मेथड है टू कैर एरे, जिसे कैरेक्टर टाइप का एरे मिल गया। और फिर हमारे पास मेथड है राइट, तो हमने राइट कर दिया। वहां पे भी ये राइट टू नाम का एक मेथड होता था, अगर आपको याद हो तो हमने इस फाइल में भेज दिया, तो इस फाइल से डेटा इसमें पहुंच जाता है। ये मतलब अगर आपको याद हो तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एकदम बिल्कुल बाइट एरे की तरह है। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम अगर आ रहा है समझ में, तो कैर एरे रीडर और कैर एरे राइटर उसी तरह से काम करता है। चलो अच्छा, मान लो आप थोड़ी देर के लिए नहीं जानते हो, तो कैसे काम करोगे इस पे? देखो, एक फाइल है। आप इमेजिन करो कि आप मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे आप अपना रूम खाली कर रहे हो, ठीक है, और जहाँ पे आप रूम खाली कर रहे हो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ से डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो आप अपने घर से एक चम्मच उठाएंगे और 3 किलोमीटर दौड़ के रख के आएंगे। फिर दूसरा थाली उठाएंगे, फिर 3 किलोमीटर दौड़ के आएंगे, रख के आएंगे। तो बताओ इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज होगी, है ना? तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करें, अपने घर के सामने एक छोटा सा कोई है ना, जो छोटा हाथी होता है उसको लगाएं और उसमें सारा सामान एक साथ भर दें और एक साथ उसे भेज दें। बस वही सेम तरीका, बेस्ट तरीका है। तो इससे हमारा टाइम बचेगा और जल्दी काम होगा। ये काम सेम यही करता है जो कैर एरे राइटर है और कैर एरे रीडर है। वो कहता है पूरा कैरेक्टर टाइप का एरे मुझे पास दे दो, और मैं देखो मैंने इसके पास डेटा राइट कर लिया, ठीक है, फाइल में नहीं करा, और मैंने उठा के इस पूरे एरे को राइट टू मेथड के थ्रू फाइल में भेज दिया, परफॉर्मेंस बढ़ गया। यही चीज़ थी इसमें, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को भी चलाइएगा, समझिएगा, मैं मान के चलता हूँ ये भी हो गया, ठीक है। ये मैं आपके लिए टास्क देता हूँ, मैं कल पूछूंगा आपसे कि आपने क्या पढ़ा। फिर अगर आपको याद हो तो बफर इनपुट स्ट्रीम और बफर आउटपुट स्ट्रीम हम लोगों ने पढ़ा था। बफर इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम इज इक्विवेलेंट टू द बफर रीडर और बफर राइटर, एकदम वही सेम कहानी है ना। बफर रीडर और राइटर की वही कहानी जो बफर इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम की होती थी, बस वही डिफरेंस बफर का है ना। 8 बिट और 16 बिट का बफर का साइज है, यूनिकोड स्काई कोड का डिफरेंस है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसका भी मैं आपको एक काम देता हूँ, इसको भी देखिएगा और मेरे से पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही काम बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए।